अभी भी मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि इस महीने इतना तो करना ही है। अच्छा, तो हम अर्निंग की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में तो कम रहती है, लेकिन हाईएस्ट आपने एक महीने का कितना किया होगा? नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा कि यार कुछ स्ट्रेटजी जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार शुरू करेंगे रेफर एंड अर्न, उनको कैसे जाना चाहिए, इसके अंदर कैसे शुरुआत करनी? अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपने अपनी एक टीम बना रखी है, एक नेटवर्क भी बना रखा है, तो थोड़ा सा बताएंगे कैसे काम करते हो आप लोग, किस तरीके से चीजें रहती? उम्र जरूर छोटी हो सकती है, लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो सपने सिर्फ देखे नहीं बल्कि उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं अक्षत पाठक जी, अंबेडकर नगर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, इतनी छोटी सी उम्र में, सिर्फ 21 साल की उम्र में, इनको पहले से ही क्लियर था कि इन्हें बिजनेस करना है, साइड इनकम से ही अपनी सारी चीज़ें करनी है, और आज टेक्स्ट बुक, रेफर एंड अर्न के साथ साथ बाकी बहुत सारे सोर्सेज से ये मैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे अक्षत की जर्नी, कैसे इन्होंने शुरुआत की और कैसे आप लोग भी इनकी जर्नी से सीख सकते हो, क्या स्ट्रेटजीज ये फॉलो करते हैं अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए। अक्षय जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए कि एज अ पर्सन आप क्या हो, क्या करते हैं? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे यहाँ इतना बड़ा मौका देने के लिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। मुझे क्या है ना कि जब मैं स्टार्टिंग से अपना प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, तो शुरू में ये था कि हाँ, इंजीनियरिंग करना है, तो मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन। फिर मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह से एडमिशन लिया। लेकिन सर, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से ये नहीं होता कि हमारा मतलब वो बहुत खर्चा बहुत कम हो जाएगा। चीज़ें बच्चों को बहुत कुछ करनी पड़ती हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है कि हर कोई बच्चा, चाहे उसके पास उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, चाहे फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा ना हो, वो चाहता है कि मैं खुद से कुछ ना कुछ जनरेट करूं, जिससे हर चीज़ के लिए मुझे घर पे निर्भर ना होना पड़े। बोलना कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे अंदर भी थी। तो शुरू में क्या हुआ कि जैसे टेक्स्ट बुक का रेफर एंड अर्न होता है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन ये था कि प्रिपरेशन करनी है, इतना तो पता था। तो मैं जो कोर्स कर रहा था उससे रिलेटेड कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती हैं, इनके बारे में बच्चा जब एडमिशन लेता है तो सोचता है कि कौन कौन सी जॉब्स हो सकती हैं, उनके लिए प्रिपेयर करता है। तो जब आपस में दोस्त बैठते हैं, बात करते हैं कि तुम कहाँ से कर रहे हो, तुम कहाँ से कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि भैया टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाओ। अब टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट जो है वो इसलिए उन्होंने प्रेफर किया क्योंकि जब हम मॉक लगाते हैं ना, तो वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मतलब अगर हम चाहें तो वहाँ से अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। वो बच्चा जो कम पैसे में बढ़िया तैयारी करना चाह रहा है, वो केवल मॉक ही अगर दे रहा है, अपना साइट से पढ़ाई करके मॉक ही अगर दे रहा है ना, तो वहाँ से भी नोट्स बढ़िया से प्रिपेयर करके पढ़ सकता है। भी जो सॉल्यूशन नीचे दिए रहे। हाँ सर, तो वो चीज़ें मैंने की। लेकिन वो जैसे जिसने मुझे सजेस्ट किया, उसने बताया कि भैया आप ये कोड बताऊंगा, ये कोड लगा लेना, रेफर एंड अर्न का था, तो वो कोड यूज़ कर लेना, तो आपको 10% या 12% जो भी है डिस्काउंट मिलेगा। तो वो भी ठीक है, बच्चा 10-10 रुपये जोड़ता है, तो अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो अच्छी बात है, कौन ही उसको छोड़ेगा। तो मैंने भी हालांकि कोड यूज़ किया, लेकिन कहीं ना कहीं सर मन में तो ये आया कि अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि आप कोड यूज़ करो, तो कुछ ना कुछ तो उसका भी बेनिफिट है ना। हाँ। कोई आज के युग में सर कुछ नहीं करना चाहता, ऐसे फ्री में तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो वो चीज़ें थी। तो हालांकि ये दिमाग में आया, मैंने पूछने की भी कोशिश की, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। फिर एक बारी क्या था कि अपने घर में किसी को मैंने, क्योंकि घर में भी पढ़ने वाले हैं, हाँ, तो उनको मैंने ये चीज़ें बताई कि हाँ टेक्स्ट बुक यूज़ करो। मैंने यूज़ किया, मेरा सब कुछ बढ़िया रहा। हाँ। तो मैंने बोला यूज़ करो, और ज़्यादा नहीं, अगर वीकली ही मॉक टेस्ट आप लगा लो तो भी ठीक ही है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस एक अच्छी बन जाएगी। तो मैंने भी रेफ़र किया। अब रेफ़र करने के बाद मुझे नहीं पता था क्या मिलेगा, लेकिन हफ्ते भर के भीतर लगभग 35-40 रुपीज़ आए। अब जब अकाउंट में क्रेडिट होता है पैसा, तो आदमी देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उस एज में सर कहीं से 5 रुपये भी नहीं आ रहे हैं, तो 40-35-40 कहाँ से आ गए। तो मैंने देखा कि हाँ, कि नोटिफिकेशन आया टेक्स्ट बुक से। तो अब ये आदमी सोचेगा कि अच्छा टेक्स्ट बुक पे ये किया था, तो वहाँ पे शो करता है सर, वहाँ पे आपकी अर्निंग शो करती। तो वहाँ से मैंने देखा। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये रेफर लिमिटेड टाइम का हो, 2-4 लोगों को मैंने किया। हाँ। अब 2-4 लोगों को करने के बाद में क्या हुआ कि वो, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से काफ़ी जगहों पर ये होता है कि 2-4 करो, फिर पहले 10 रुपया मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा, फिर ख़त्म। ऐसा नहीं था, वो इनकम वैसी की वैसी ही रही। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये थी ना कि ऐसा नहीं था कि मुझे महीने भर 2 महीने भर वेट करना पड़ रहा है, 20 बार कॉल सेंटर पर फ़ोन करके कि भैया मैंने ये करवाया वो करवाया, ऐसा कुछ नहीं है। वो 1 हफ्ते बाद मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट। तो इसको मैंने सोचा कि इसको किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि जो शुरुआत
शुरुआत हुई आपकी अर्निंग की वो रेफर एंड अर्न से ही हुई, या इससे पहले भी आप कुछ ना कुछ? देखिए, इसके पहले मैं यूट्यूब वगैरह चैनल वगैरह पे वर्क करता था, तो वहाँ से भी चीज़ें होती थी और भी चीज़ें की हैं, मतलब क्रिएटिव चीज़ें मैंने पहले भी कर रखी हैं। तो जब ऑनलाइन चीज़ें की हैं, बच्चा क्या करता है सर कि कभी गेम ही खेल लेता है कि वहीं से मुझे मिल जाएगा, तो एक आइडिया वहाँ से मिलता जाता है। लेकिन ये था माइंड में कि कुछ ऐसा मिल जाए जो कुछ ही टाइम के लिए स्टेबल हो, बट स्टेबल हो, सॉलिड एकदम हो। हाँ, एकदम सॉलिड हो, जहाँ से ये हो जाए कि ये चीज़ रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, बस इसमें हमें अपनी मेहनत झोंक देनी है। तो ये चीज़ मैंने की। तो अगर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बोलूँगा कि ये करो तो आपको मिलेगा, आप नहीं करोगे। लेकिन जब मैं आपको अपनी इनकम दिखाऊंगा कि मैंने फला चीज़ की और ये इसके बाद इतनी इनकम जनरेट हुई और हर महीने आ रही है, तो आप करोगे। तो ऐसा मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ में किया, क्योंकि अकेले मैं करूँगा तो क्या कर पाऊँगा, जब तक मेरे पास कोई टीम नहीं होगी क्या ही कर लूँगा। तो मैंने क्या किया कि अपने दोस्तों को, जैसे 2-4-6 दोस्त थे, उनको बताया, मोटिवेट किया। उसमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने 2-4 दिन काम किया, कुछ ऐसे थे जो किए ही नहीं, सुन के रह गए, कुछ ऐसे थे जो करते रह गए साथ में। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्लान किया कि बच्चे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि आखिरकार हम बच्चों को ही तो रेफ़र करेंगे। तो बच्चे के लिए पहली बात तो कॉलेज में हमारे जो ग्रुप्स वगैरह थे वहाँ पे किया, वहाँ से कुछ बेनिफिट मिला। अब दिमाग में जब चीज़ें चलने लगती है ना सर, तो दिमाग में एक आइडिया बनने लगता, अपने आप रास्ते बनने लगते हैं। तो वो बनने लगा कि हाँ, बच्चे लाइब्रेरीज़ में जाते हैं, तो लाइब्रेरीज़ में हम गए। तो जब लाइब्रेरीज़ में गए तो वहाँ पे अब ऐसे हम खड़े होकर अनाउंस कर रहे हैं, लाइब्रेरी मालिक से पहली बात परमिशन लेना और अंदर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर कोई बोलेगा कि क्यों, कौन हो तुम, मतलब पहली बात तो लगेगा कि ऐसे कोई लड़का है, और उस एज में कौन ही आपको उतना बोलेगा। लेकिन कैसे भी हमने कन्विंस किया उनको, और हम लाइब्रेरी के अंदर गए। बच्चों को हमने बताया, जो बच्चे जानते थे टेक्स्ट बुक वो तो सुन रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं वो बगल वाले बच्चे को देख के हंस रहे हैं। सबको लग रहा है साबुन तेल बेचने आया होगा। अच्छा। नहीं, ऐसा ही लग रहा है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हाँ, इसको कंटिन्यू किया। फिर सोचा किसी का फेस नहीं देखा जाएगा, बस चल के किया जाएगा। हमने एक पैम्पलेट वगैरह छपवाया कि अगर आपको टेक्स्ट बुक पे पास चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो ये हमारे नंबर है, इन पर संपर्क करिए। कम से कम अब वो जो हमें कमीशन मिल रहा है उसमें से भी हम बच्चों को दे रहे हैं कि आधा आप ले लो, आधा हम ले लें, तो क्योंकि और कम में मिल जाएगा। हाँ, और क्योंकि बच्चा बोलेगा ना कि हमें तो भैया इतने में मिल रहा है, हमें पहले से 12% डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम क्यों आपका करें। तो उसके लिए कि 12 से अगर उसको मैं 14 भी दे रहा हूँ ना, तो सोचेगा कि 12 से अच्छा 14 है। तो और मैं सामने से अगर उसको दिलवा रहा हूँ तो सोचेगा कि हाँ ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा मैंने किया। फिर जो है दोस्तों को बताया, सबको बताया। तो जैसे देखिए, रेफर एंड अर्न का सभी के पास है, लेकिन स्ट्रेटजी तो नहीं है ना सभी के पास। तो वो मैंने लीड किया उन लोगों को। उनको लगा कि हाँ, अकेले करने से बेटर है कि हम एक टीम में रह के काम करें, लोगों के साथ जुड़ के काम करें। तो लोग जो है साथ के काम करने लगे। पहले हमने एक डिस्ट्रिक्ट अपना देखा, वहाँ पे काम किया। वहाँ पे लाइब्रेरीज़ वगैरह जो थी उनको कनेक्ट किया। हर लाइब्रेरी ओनर का हमने नंबर लिया और सबसे रिक्वेस्ट करके कि भैया अब सेल आ चुकी है, या अभी टेक्स्ट बुक बच्चों को दिला सकते हो, एक बारी ग्रुप में डाल दो, कोई बच्चा लेना चाह रहा हो तो उसको बढ़िया से हमने लिखा कि टेक्स्ट बुक क्या है, किन एग्ज़ाम्स के लिए है, कौन सा कोड यूज़ करें, क्या प्राइस है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और जैसे मान लीजिए CHSL का रिजल्ट आया तो वो भी कि ये टॉपर्स हैं, इन्होंने भी टेक्स्ट बुक यूज़ किया है, तो भैया टॉपर्स हुए हैं तो आप भी यूज़ करो, आप भी हो जाओगे। तो ये चीज़ें हमने करनी चालू की। हर जगह जाके आप मानोगे नहीं कि अभी यहाँ से मैं जाऊँगा तो फिर मैं चाहे धूप हो चाहे जो हो, पैम्पलेट लेके हम लोग निकलेंगे, काम करेंगे हर लाइब्रेरी में। से शुरू किया आपने ये? हमने लगभग चालू किया है लगभग 2.5 साल से हमने ये चीज़ चालू की है, मतलब मार्केट में निकल के करना। उसके पहले से हमने लगभग 4-6 महीने पहले से भी हमने स्टार्ट किया हुआ है ये चीज़। तब आप ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन से हम ऑफलाइन पे आए। अब जब लाइब्रेरी में जाने लगे तो हम बच्चों को भी बताने लगे कि जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया, जैसे उनको लगता होगा कि हम टेक्स्ट बुक वगैरह से हैं ऐसा कुछ, कि भैया हमारे लायक कोई काम हो, तो उनको भी बताता हूँ कि भैया ये एक चीज़ आप कर सकते हो, या फिर आप हमारी टीम में आ सकते हो, ऐसा कर सकते हो। चीज़ें हम उनको दिखाते हैं, बताते हैं, तो वो लोग मोटिवेट होते हैं, आते हैं। तो लाइब्रेरीज़ में से हम क्रिएटर भी बना देते हैं वो, या लाइब्रेरी में अपने बच्चों को एक ग्रुप्स में बनाता है, और ग्रुप्स में बना करके जो भी ऑफर्स होंगे वो उन ग्रुप में डालेगा। जो भी नोटिफिकेशन, मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन ग्रुप में डालेगा और ये बताएगा कि अभी इस चीज़ का नोटिफिकेशन आया है और इस चीज़ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का मॉक ले सकते हो। अभी करंट में प्राइस क्या चल रहा है, लेकिन इस प्राइस में नहीं लेना है, मैं और भी कम करके दूंगा, तो ये कोड लगा लो।
और आप ले रहे हो तो एसेस हमारे पास भेज दो, हम आपको दे देंगे। या हम लाइब्रेरी ओनर के पास जाते हैं तो वो हमें डाटा देता है कि इन बच्चों ने लिया था, इनका हमें कैशबैक दे दो, हम उनका कैशबैक दे देते हैं। तो ऐसे हमने कोचिंग्स वगैरह में भी काम किए और हमने पूरा एक टीम बिल्ड किया सर। हर जगह पे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की कि कैसे कहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है, किनको क्या चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें हमने पूरी करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया है, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ऑफलाइन भी आप एकदम उतर गए, कोई शर्म नहीं की, कोई शर्म नहीं है ना। इंटेंट आपके पास था कि मेरे को जाना है लाइब्रेरी में बात करें। कोचिंग पे जब जाते हो तो कोचिंग वालों से कुछ रेजिस्टेंस आता है कि हम क्यों प्रमोट करवाएं आपका टेस्ट? हाँ बिल्कुल आता है कि वो जैसे एक कोचिंग में आपको बताऊँ, वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे जब मैं गया पहले दिन तो उसको बताया, बोला ठीक है मैं डाल दूंगा ग्रुप्स में डाल दूंगा, लेकिन अंदर नहीं ले गया। तो बोला ठीक है आप कल आओ। मैं दूसरे दिन गया, वो बोल रहा है कि मैं खुद का चालू करूँगा, मैं क्यों प्रमोट करूँ, मैं खुद भी कर सकता हूँ। फिर कुछ दिन चला, मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या किया, मैं बच्चों से ही कनेक्ट कर लिया। मैं बच्चों से कनेक्ट कर लिया तो जो बच्चे हैं वो अंदर जाके चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि सर कुछ भी हो मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत प्लेटफॉर्म आए, बहुत चीज़ें उन्होंने की कि हम कैसे टेक्स्ट बुक को तोड़ें, लेकिन क्वालिटी के ऊपर सर कुछ नहीं होता। अगर प्राइस 2-4 रुपये ज़्यादा भी है और बच्चे को एक ही जगह पे सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं कि एकदम एक्यूरेट हो, तो बच्चा कहीं नहीं जाएगा, चाहे उसे वो चीज़ महंगी पड़ रही है, चाहे सस्ती पड़ रही है, चाहे जो भी हो। तो ये चीज़ है सर। तो फिर बाद में क्या हुआ कि वो जो बंदा था उसने भी कनेक्ट किया, क्योंकि बोला कि चलिए ठीक है आप अपना ही करवा दीजिए। तो ये चीज़ है सर, बच्चों पे डिपेंड करता है क्या क्वालिटी, और टेक्स्ट बुक अभी क्वालिटी दे रहा है अभी पे तो यार काम करता है ये टेस्ट हमेशा के, कम से कम प्राइस में आपको क्वालिटी प्लस सारी चीज़ें एक जगह मिल सके। अच्छा जी, मैं आपसे थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहूँगा कि लाइक क्या काम करते हैं आपके फादर, और मतलब अभी जैसे 2 पॉडकास्ट मैंने और किए हैं तो कहीं ना कहीं एक मैं समझता हूँ कुछ भी शुरू करने का बैक ऑफ द माइंड रीजन भी होता है कि कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ रहे, तो आपके साथ अगर कुछ ऐसा रहा हो? सर देखिए, ऐसा कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ा इशू नहीं था हमारे पास, ठीक ठाक था, मतलब फैमिली बैकग्राउंड कोई वैसा नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, अच्छा था। लेकिन मैं आज भी अगर आप कहेंगे तो मैं घर पे बात करा दूं या जैसा भी, मैं जब से 17 साल का हुआ हूँ 1 रुपये मैं घर से भी नहीं ले रहा हूँ, ये एकदम रियलिटी बता रहा हूँ आपको। और आज भी मैं 1 रुपये नहीं लेता, मैं जो भी चीज़ें ले रहा हूँ मैं सोचता हूँ कि अपने ऊपर करूँ। हाँ, ये घर वाले कहते हैं कि हाँ लो करो, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कर लूँगा तो आगे चल के चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी मेरे लिए, लेकिन उन्हीं की चीज़ों पे अगर मैं करता रहूँगा तो नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सर स्टेबिलिटी तो मुझे मिली है टेक्स्ट बुक से। और मुझे अभी भी ये लग रहा है कि हाँ, जो बच्चे ये सोचते हैं ना, क्योंकि बच्चे मैं देखता हूँ कि पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे 10 बच्चों को पकड़ के कोचिंग पढ़ाया। अब कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो उनको बहुत मिल रहा है, तो महीने में 2-3 हज़ार मिल रहा है, उसके पीछे 2 घंटे 3 घंटे उनका जा रहा है। और टेक्स्ट बुक पे अगर जैसा मैं वर्क करके आया हूँ, आज भी मैं आपको बताऊँ तो अगर मैं ऐसा कोई मतलब टेक्स्ट बुक पे कोई इवेंट ना हो, नॉर्मल डेज हो, तो 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं करना पड़ता मुझे, मतलब फुल डे का बता रहा हूँ, 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं करना पड़ता। और ऐसा कुछ नहीं है कि माइंड पे बहुत बड़ा प्रेशर हो रहा है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमने टीम बनाई है। तो हर बच्चा सर बना सकता है, हर बच्चा साइड इनकम कर सकता है, वहाँ से अपनी कुछ नहीं कर सकता तो अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे ले जा सकता है। अच्छा, जो पहली आपकी इनकम रही होगी मंथली, अगर मैं बात करूं, कितनी रही होगी लगभग? सर एकदम शुरू में तो एकदम स्टार्टिंग का मैं बताऊं वो तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये था कि मैंने मेहनत किया था तो 2,500-3 हज़ार पहुँच गया था मंथ में। लेकिन उस समय 2,500-3 हज़ार भी मेरे लिए ये था कि बहुत आ गया। लेकिन फिर सडन इनकम जो है मेरी सर बढ़ने लगी। कभी थॉट रहता था कि अगर चलो 30-40 रुपये मिल भी रहे तो इससे मैं मैक्सिमम कितना कर लूँगा? हाँ, शुरू में ये था ना, जैसे मान लीजिए आज 40 रुपये मिले मुझे, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करता था कि 4×3=12, मतलब 1200 रुपया महीने का मेरा हो जाएगा, तो भी बहुत है मेरे लिए। लेकिन ये था, फिर जब ये देखा मैंने कि ये स्टेबल है, क्योंकि जब ये था कि हाँ चलो स्टेबल नहीं है तो बच्चा 40 मिल गया, ठीक है हो गया। लेकिन जब मैंने देखा स्टेबल है तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम मुझे अभी 1,000 रुपये पर डे का करना है। और मुझे वो करने में बहुत दिन नहीं लगा। खुद के लिए आपने टारगेट ले? खुद के लिए अभी भी मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि इस महीने इतना तो करना ही है। और ये रिजल्ट भी है, आप भी देख सकते हो रिजल्ट जो है। तो वो मैंने रिजल्ट भी दिया है, काम भी किया है। और हाँ, एक बात ये भी है कि जैसे मैं जिस जगह पे गया, मान लीजिए लाइब्रेरीज में गया, उनकी लिस्ट में तैयार करता हूँ बच्चों की कि किन्होंने लेके, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बिना बताए लेते हैं, उनका तो हम डाटा नहीं तैयार कर सकते। लेकिन जो बता के ले रहे हैं उनका हम डाटा तैयार करते हैं कि जब पास उनका ख़त्म हो रहा है। खत्म हो गया।
फिर हम उनको ऑफर देते हैं। तो कहीं ना कहीं डेटा के साथ भी आप डेटा के साथ भी हम जुड़े हैं, तो हमारी जो टीम वगैरह रहती है उनसे बात करती है कि आपका जो पास है वो ख़त्म होने वाला है इतने टाइम में, मान लीजिए 1 महीने बाद ख़त्म होगा, तो अभी ले लोगे, अभी ऑफ़र चल रहा है, बाद में ऑफ़र बढ़ जाए या कुछ हो जाए तो अभी ले लीजिए। तो बच्चों को डाउट रहता है कि हम ले लेंगे अगर, तो मैं पॉडकास्ट के माध्यम से भी बच्चों को बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि मान लीजिए भैया 1 महीने पहले मैंने ले लिया तो मेरा पहले से ही चालू हो जाएगा कि बाद से, तो ये भी मैं बताता हूँ कि ले लो चाहे जब, लेकिन ख़त्म तभी होगा, आपका शुरू तभी होगा जब अगला ख़त्म होगा, वो वैलिडिटी आपकी जुड़ जाती है। हाँ, तो ये चीज़ भी है कि बच्चे कनेक्ट होते हैं, बच्चे खुद पूछते हैं, कोई डाउट हुआ, कोई और चीज़ें हुई, बच्चे पूछते रहते हैं, तो हमें भी करने में बहुत अच्छा लगता है। अब करने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। जी। अच्छा, तो हम अर्निंग की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में तो कम रहती है, लेकिन हाईएस्ट आपने 1 महीने का कितना किया होगा? सर हाईएस्ट 1 महीने का मैंने समथिंग 4-5 कर लिया है, 4-5 उससे भी प्लस हो सकता है। अच्छा। 4-5 से भी प्लस हो सकता तो है। क्या टाइम पीरियड था वो, किस मंथ में? अगर सर जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि अभी मैंने शुरू ही लगभग 2.5 साल पहले किया है, हाँ। और बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड रहा होगा तो 1 साल, 1.25 साल, उसके बाद से जो इनकम है वो कंटिन्यूअस चलने लगी। ओके जी, बढ़िया है, मतलब काफ़ी अच्छा आप अर्न कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि इस एज में जब आप इतना बढ़िया अर्न कर रहे होते हो और आसपास अगर आप अपने देखोगे दोस्त वगैरह या फिर रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स हो गए, तो उनका क्या कहना होता है? उनको आप कैसे समझाते हो कि भाई एक्चुअल में कर क्या रहे हो आप? नहीं समझा पाता हूँ। बात यह है कि जैसे मैं पहली बात किसी को बताना ही नहीं चाहता, मैं किसी को भी ये नहीं बताना चाहता मैं करता क्या हूँ, क्योंकि फिर ये है किसी को ये बताऊँ कि ऑनलाइन, बहुत लोगों को लगता है कि ये फेंक रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कौन कमा लेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या ही मतलब है किसी को बताने का, लेकिन चीज़ें दिख तो रही है ना लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड कैसे सुधर रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उससे लोग अनुमान लगाते हैं। तो हालांकि लोगों को बताता भी हूँ कि ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, तो अब लोग मानने को, देखिए जैसे अगर मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं ऐसे फटे हाल में चल रहा हूँ, मैं किसी को बताऊँगा मैं ये काम करता हूँ तो कोई उसे लोड नहीं लेगा और उस काम की भी बेइज्जती होगी। लेकिन आज के टाइम पे मैं अगर किसी को कुछ भी बताऊँ तो वो मानने को तैयार है, तो अब मेरे लिए समझाना सही है। तो जब मैं शुरू में अपने घर वालों को ही नहीं समझा सकता तो मैं बाहर वालों को कैसे समझाऊंगा? अभी घर वालों को समझा? अभी घर वालों को अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी आके उनसे बोल दे कि आपका लड़का ये कर रहा है, कोई नहीं मानेगा, और सबको खुद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर है कि हाँ ये करेगा, ये बेटर करेगा, और सबको पता है कि मैंने नया रास्ता बनाया है, उसी पे नहीं चला कि बच्चे एक ही काम कर रहे हैं कि उसने ये बिजनेस कर लिया तो मुझे ये करना है। तो एक तरह से ये बिजनेस भी है सर, आप इसे बिजनेस भी मान सकते हो। तो ये चीज़ है सर कि अब जो है बहुत अच्छा फील आता है, एकदम राजा वाली फील आती है सर। आई होप कि यार जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं समझ पा रहे होंगे कितना मैसिव चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो। आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि रेफर एंड अर्न हो गया या जो भी आप अपना अर्न करते हो इस इतनी यंग एज पे, क्या इम्पैक्ट, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं? अपने लिए आप क्या कर पाए हो, अपनी फैमिली के लिए आप क्या कर पाए हो? सर पहली बात तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ये कर पाया हूँ कि हमने सबको सिक्योर किया है। दूसरी बात ये है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, और मैं खुद के अंदर बताऊँ तो पहले बात करने का तरीका नहीं था, कहीं 4 लोगों के बीच में खड़े होने का वो नहीं था। अभी क्या है कि मैं लाइब्रेरीज़ में जाता हूँ, 300 400 500 बच्चे रहते हैं, मैं खड़े होकर अपना बोलता हूँ, जिस चीज़ का ये नहीं है कि कोई आधार होगी मैं टेक्स्ट बुक से ही हूँ ऐसा, उसके बाद भी मैं बोलता हूँ। तो ये मुझे इसी से मिला है, ये और कहीं से नहीं मिला है कि किसी ने ला के मेरे अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो ये चीज़ मिली है। और जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें आई हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे फैमिली के अंदर तो बिल्कुल आई हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, कुछ ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ जो खरीदी हो आपने? हाँ, मैंने कार ली है, मैंने प्रॉपर्टीज़ ली हैं, लखनऊ में 2 प्रॉपर्टीज़ ली हैं, अभी एक प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहा हूँ, एक बिजनेस करने का प्लान कर रहा हूँ, और बाइक्स वगैरह भी ली हैं। तो मैंने सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ली हैं जो एक आदमी सोचता है कि मैं ये एक टाइम के बाद लूँगा, 40-45 साल के बाद। मैं ये सोचता हूँ कि जो एक बंदा कोई भी जॉब करके कर सकता है वो मैंने कर लिया है। वो आपने इतनी कम उम्र में, 21 साल की उम्र में कर लिया। और आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि यार अगर आप रेफर एंड अर्न शुरू करते हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी मोटी कुछ अर्निंग होगी। आप खुद देख सकते हो कि भाई ने क्या क्या अचीव किया है इस इतनी यंग एज में। प्रॉपर्टी ले रखी है, बाइक हो गई, कार हो गई, और बाकी अपने सारे शौक जो है वो आप पूरे करते हैं। जी बिल्कुल राइट, है ना। नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा कि यार कुछ स्ट्रेटजी जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार शुरू करेंगे रेफर एंड अर्न,
उनको कैसे जाना चाहिए इसके अंदर, कैसे शुरुआत करनी? अगर कोई बच्चा बिगनर है तो ऐसा नहीं है कि वो भी टीम बनाने लग जाए। पहले चीज़ों को समझे कि कैसे मैं लोगों को कन्विंस करूंगा। वो अपने दोस्तों तक पहले सीमित रहे। अपने चार से अगर कोई अपने दोस्त को कन्विंस कर ले रहा है, क्योंकि उस एज में उसके दोस्त ही उस कन्विंस नहीं होते हैं, उस चीज़ का मजाक बनाते हैं। अगर वो दोस्त को कन्विंस कर लिया तो सबको कन्विंस कर लेगा। तो अपने फ्रेंड सर्किल में कन्विंस करे, या फिर मान लीजिए कोई भी बच्चा है तो अगर वो ये करने का सोच रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में है तो उस लाइब्रेरी का एक ग्रुप होगा, वो क्या करे उस ग्रुप में ही डाल दे। बच्चों को अगर उसको डायरेक्टली जाके बोलने में शर्म आ रही है कि भैया ये ऐसा ले लो, ऐसा ना करें। वो ग्रुप पे डाल दे कि अभी बढ़िया ऑफर चल रहा है, ये टेक्स्ट बुक दे रहा है, तो जो बच्चे हैं ले ले। तो बच्चे इसको ऐसे भी लेंगे कि हाँ ये मेरे लिए सोच रहा है। तो वहाँ से जब वो उसके पास मतलब मैं बोल रहा हूँ 40 50 60 भी आ जाएगा ना, उसके अंदर एक चीज़ आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकता। अगर अंदर से ये आ गया कि हाँ हो जाएगा तो सच में सर हो जाएगा। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपने अपनी एक टीम बना रखी है, एक नेटवर्क भी बना रखा है, तो थोड़ा सा बताएंगे कैसे काम करते हो आप लोग, किस तरीके से चीज़ें? हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आज कोई वो फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में मान लीजिए प्राइस वगैरह कम हुआ टेक्स्ट बुक का, तो हम लोग अपना बैनर्स वगैरह पैम्पलेट वगैरह निकलवाते हैं। तो हर जगह जो है रेफरल का अपना कोड वहाँ पे लिखते हैं। फिर ले जा कर के हम लोग जैसे जो जहाँ का है, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का है, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का है, तो सब अपना अपना वहाँ पे निकलवाते हैं और उसके बाद ले जाके लाइब्रेरीज़ में चिपका देते हैं। लाइब्रेरीज़ में चिपका देते हैं और गेट पे लगाते हैं हम लोग, ताकि जो बच्चा है सामने से देखे। जब उसके दिमाग में, जब उसकी आँख के सामने टेक्स्ट बुक पढ़ेगा तो उसको दिखेगा कि हाँ क्या लिखा है, तो वो पढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं मानता कि कोई बच्चा ऐसा जो टेक्स्ट बुक नहीं ले रहा हो। हाँ, टेक्स्ट बुक का एक अवेयरनेस, हाँ एक अवेयरनेस है, मतलब एक क्रांति है सर टेक्स्ट बुक की। तो बच्चे जो हैं वहाँ से देखेंगे तो वहाँ से जाके लेंगे। या फिर हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी मालिक को कनेक्ट करते हैं, उनसे पर्सनली हम देखते हैं कि कैसे हम कनेक्ट हो पाएँ। अगर उनसे पर्सनली कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनसे हमारी फ्रेंडशिप जैसा उनका रिलेशन बन जा रहा है, तो फिर वो हमारे लिए वो मैसेज कई टाइम तक ग्रुप्स में डालेंगे। हम खुद भी बार बार बच्चों के पास जाते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया ये टेक्स्ट बुक में कैसे करें, वो कैसे करें। तो हम वो जाकर भी समझाते हैं। जब उनको समझा रहे हैं तो 2-4 बच्चे और आते हैं, तो बच्चा बताता है कि ये टेक्स्ट बुक से हैं, तो फिर वहाँ से भी हम अपनी चीज़ें करते हैं। मतलब ये है कि हम जाते हैं तो वहाँ पे सर रास्ता अपने आप जो है निकलने लगता है। स्टार्ट करने की देरी, हाँ स्टार्ट करने की देरी है। मतलब आप ऐसे सोचेंगे सर कि मुझे ये करना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब निकल लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा जी, जैसा आपको मालूम होगा कि रिसेंटली टेक्स्ट बुक के जो अभी प्रोडक्ट आते थे, पास प्रो मैक्स, जी, तो ये कहीं ना कहीं तीनों को मर्ज कर दिया गया है। अब एक ही टेक्स्ट बुक पास आता है जिसमें बच्चे को सारी चीज़ें मिल जाती है। कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं खत्म हो गया है कि मुझे कौन सा लेना। दूसरा, एक जो प्लेटफॉर्म फीस थी 30 रुपये, वो भी हटा दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि आपके काम पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए सर, काम पे तो ऐसा बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने जो भी किया है वो ये सोच के किया है कि कैसे हम बच्चों को बेनिफिट दें। लेकिन अभी क्या चल रही है, एक छोटा सा निगेटिव पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो जो मुझे लगा, मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी पहले था कि एक पास प्रो था, वो कम प्राइस में था, एक मैक्स था और एक था जेई नीट वाले बच्चों के लिए एलीट। तो इन तीनों को मर्ज किया है। अब मर्ज करने के बाद प्राइस तो ऑटोमेटिक कम हो गया है कि वो तीनों पास प्रो के प्राइस में मिल रहे हैं। लेकिन अगर एक ऐसा हो जाए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो एक ऐसा पास हो जाए जो छोटे, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में ना हो, उसमें बहुत चीज़ें ना हो, तो केवल मॉक टेस्ट ही हो, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट ही हो। तो जो बच्चा ऐसा है कि बहुत गरीब है, नहीं अफोर्ड कर सकता, वो उसे भी अफोर्ड कर ले। तो ये भी एक पॉइंट है कि ये भी अगर टेक्स्ट बुक चाहे तो आने वाले दिनों में कर सकते हैं, बट अपने रिसर्च वगैरह को देखने के बाद। लेकिन ये है कि बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन मुझे जो लगा सर, ये चीज़ मुझे लगी, तो ये चीज़ भी टेक्स्ट बुक कर सकता है। बाकी क्या है कि बाकी पॉजिटिव पॉइंट के बारे में क्या ही बताऊं सर, सारे पॉइंट्स ही पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। और जो भी आपने फीडबैक दिया है, टीम उस पर ज़रूर काम करेगी और कोशिश हमेशा ये रहती है कि क्वालिटी दी जा सके बच्चों को और एक अफोर्डेबल प्राइस पे दी जा सके। आगे की क्या प्लान्स है और क्या सोचते हो आप, आगे क्या करते हो? आगे का ऐसा प्लान है कि अभी क्या है कि अभी हम और भी चीज़ों को वो करेंगे। मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक अपना, जैसे बच्चों के लिए मैं तो जैसे पर्सनली सोचता हूँ कि बच्चों को कम से कम में मिले, तो कुछ जगह गिव अप टाइप में मैं चीज़ें करूँगा कि फ्री में मैंने दे दिया बच्चों को पास, ऐसा कुछ कर दूँगा। बाकी क्या है कि अभी हम अपनी टीम को सोच रहे हैं कि अभी हम यूपी तक ही या बिहार तक ही अगर सीमित हैं, तो हम और जगहों पर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हम साउथ में गए, वहाँ पर एक्सप्लोर
करेंगे, बच्चों को बताएंगे, क्योंकि बच्चों को जब सही चीज़ के सही प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता होगा सर, सही जगह से बच्चे तैयारी नहीं करेंगे, तो ये है कि भटकना सर वो है कि बच्चे बोलते हैं कि भैया 2 नंबर से रुक गया, 4 नंबर से रुक गया, तो वो चीज़ होना तय है। तो टेक्स्ट बुक की एक्यूरेसी सर मैंने ये देखी है कि मैं खुद भी मॉक लगाया हूँ, क्योंकि शुरू मैंने आपको बताया कि मैं भी किया। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, टेक्स्ट बुक से आपने सच में मॉक लगाया है एकदम ईमानदारी से, और अगर उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 80 नंबर आपको चाहिए और टेक्स्ट बुक से 80 नंबर आ रहा है, 101% मैं आपका ये स्टाम्प पे लिख के दे दूं कि वो बच्चा क्रैक कर लेगा एग्जाम। तो ये एक्यूरेसी टेक्स्ट बुक के साथ में, तो ये मैं हर बच्चों को बताना चाहता हूँ कि कम से कम ये ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप ले ही लो, आप ट्रायल बेसिस पे भी देख सकते हो कि लगा के आप देख लो 1-2 मॉक, और हर जगह से अगर आपको बेटर ना मिले चीज़ें तो बच्चा कह सकता है। और दूसरी बात ये ना कि फीलिंग ऐसी आती है, टेक्स्ट बुक का जो प्लेटफॉर्म का इंटरफेस है, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं एकदम एग्ज़ाम हॉल में ही बैठा हूँ और एसएससी का ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो ये चीज़ टेक्स्ट बुक ने बहुत बेटर की है कि जिससे बच्चों को बाद में पेपर में एग्ज़ाम में बैठने के बाद ना बच्चे डर जाते हैं। बिल्कुल, मतलब बच्चे बोलते भी हैं, जब मैं मिलता हूँ बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या टॉपर से, कि जब मैं एग्जाम देने बैठा तो मुझे ये लग रहा था कि मैं एक और मॉक टेस्ट ही लगा। हाँ। इतनी प्रैक्टिस उनकी हो जाती है। और यार ये चीज़ भी जान के मुझे अच्छी लगी कि सिर्फ आप मतलब अर्निंग के लिए नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका एक मोटिव भी है कि बच्चों को एक सही रास्ते पे लाया जा सके, उनकी तैयारी में बच्चों की मदद की जा सके। अगर सर अर्निंग के लिए मैं करता होता, क्योंकि कोई भी अगर मैं शुरू में सोच लूँगा कि मुझे इतना कमाना है, नहीं कर पाता सर। अगर अंदर से ये भी ना रहता, मतलब एक सेवा का भी भाव नहीं रहता, क्योंकि मैं सेवा की संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ, तो वहाँ पे भी मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। और अभी तो मैं अपने यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में पर्यावरण वगैरह पे और शिक्षा के ऊपर भी काम करने वाला हूँ, अपने संगठन वगैरह से अपना काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ भी है, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं सेवा का भी भाव था। और जब दोनों चीज़ें आपके मन में होंगी तो भगवान आपका साथ देगा, आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और यही मेरे साथ हुआ है। सब कुछ मेहनत ही नहीं होती है, कहीं कहीं ये होता है कि हम किस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इरादे अगर आपके सही हैं तो आगे आप बढ़ते जाओगे, बिल्कुल, है ना, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। फिर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके यार। जो भी आप लोग देख रहे हैं, आई होप के बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, कैसे आपको रेफर एंड अर्न शुरू करना है। स्टार्टिंग में भले आपकी अर्निंग कम होती है, लेकिन अगर आप लगे रहे कंसिस्टेंटली तो आप देख सकते हो। हमारे सामने एग्जाम्पल है अक्षत जी का, जो कहीं ना कहीं आज बहुत बढ़िया अपनी लाइफ में कर रहे हैं। और यार बाकी ऐसे ही और भी टिप्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। पूरी एक कम्युनिटी है हमारी रेफर एंड अर्न वाले जितने भी लोग हैं उनकी। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, सेल से जुड़ा हुआ, ऑफर से जुड़ा हुआ, या कुछ भी अपडेट है टेक्स्ट बुक, रेफर एंड अर्न से रिलेटेड, वो आपको वहाँ मिलता रहेगा। तो वो टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। सो काफ़ी बढ़िया लगा यार आपसे बात करके। एंड टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आपको शुभकामनाएं देती है कि आगे आप ऐसे और भी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और उसके बाद फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले गेस्ट के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।